तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने 5th लेक्चर का पार्ट ए अपलोड कर दिया है और उसमें हमने बॉन्ड एनर्जी का जिक्र किया था। और आज हमने बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स को देखने हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। तो पहली तो ये बात है कि बॉन्ड एनर्जी हम क्यों जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी से किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी से हमें अंदाज़ा लग जाता है उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्टेबिलिटी का, या उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ का। और हमें मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है केमिकल रिएक्टिविटी के। तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी पता है तो आप उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हो, आप उस मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्टिविटी बता सकते हो। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी तो वो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो इसी वजह से हम बॉन्ड एनर्जी को जानते हैं। तो आज हमने सीखना है कि वो कौन से फैक्टर है जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 फैक्टर हैं जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। एक फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी का होना। और सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनकी साइज। और थर्ड फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो फर्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल पोलर है, उसके अंदर पोलैरिटी है, यानी कि 2 एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो उस पोलर मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, अब देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन। हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। और किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस का डेवलप होना, दिस इज नॉन एज पोलैरिटी, कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अभी पोलैरिटी आ गई है और नाउ वी से दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। और ये जो बॉन्ड होगा ये पोलर बॉन्ड होगा सिंपली। तो अब इस मॉलिक्यूल की, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है स्टूडेंट दैट इज 431 किलो जूल पर मोल। पोलैरिटी आने से इसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जैसे ये हमारे पास एक बॉन्ड है, मगर ये भी क्लोरीन है, इसकी भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ गया? 0। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसी वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी दैट इज 242 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सर अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो पोलैरिटी इंड्यूस द बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग? ओके। सेकेंड पॉइंट हमारे पास साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनकी साइज और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन जानना है तो दैट आर द इनवर्सली टू ईच अदर। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम बॉन्डेड है वो स्मॉल साइज के हैं तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर स्मॉल साइज के होंगे तो उनके अंदर इंटरेक्शंस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होती है, तो उनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। अब जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है तो साइज स्मॉल है। तो इसी वजह से इस मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल। अब सेकेंड मॉलिक्यूल हमारे पास, इस तरफ भी क्लोरीन और किस तरफ भी क्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी जो साइज होती है, इस क्लोरीन एटम की जो साइज होती है कदर ज़्यादा होती है हाइड्रोजन एटम से। तो इस वजह से साइज ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी कम, दैट इज 242 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सर बॉन्ड एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है जिनके अंदर जो एटम्स होंगे वो सिमोलर साइज के होंगे। जैसे यहाँ पर ये सिमोलर साइज के एटम्स हैं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर इज दैट प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है,
अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद है, यानी कि एक से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब हमें पता है एक बॉन्ड को तोड़ना इजी है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है स्टूडेंट दैट इज़ 348 किलो जूल पर मोल है। अगर ये डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन के बीच में तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी 414 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी 839 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यही था स्टूडेंट्स, यानी कि बॉन्ड एनर्जी के बढ़ने से, बॉन्ड आर्डर बढ़ने से या नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आई होप कि आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।